थैंक यू कविता जी। आप सभी का मैं अप्लाइड जैनिज्म के 17वें सेशन में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमारा सेशन हर महीने के पहले संडे को सुबह 11 बजे होता है। और हम अलग अलग टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का एक टॉपिक बहुत ही यूनिक है और जिसके ऊपर बहुत ही कम चर्चा हो रही है। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया। आज का टॉपिक है हमारा गांव और गौशाला। सो मैं सिर्फ 2 मिनट में बताना चाहूंगी आपको कि हमने ये टॉपिक जिसके बारे में बहुत ही कम चर्चा हो रही है, हमने ये क्यों चूज किया। दूध को नेचर का कंप्लीट फूड बताया गया है। अ, दूध या दूध के प्रोडक्ट, चाहे पंजाब की लस्सी हो या गुजरात की छाछ, या चाहे साउथ की कॉफी हो या राजस्थान का घी, हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इट इज डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोगों को इमेजिन करना मुश्किल है कि दूध के बगैर भी रह सकते हैं। बट जब दूध हमारी डाइट का इतना बड़ा हिस्सा है, और एक्चुअली आई मीन नॉट जस्ट जो प्रोडक्ट्स में आपने बताए, आजकल तो और बहुत ही सारे प्रोडक्ट ऐड होते जा रहे हैं दूध के रिलेटेड। चाहे चीज हो, आइसक्रीम्स, फ्रोजन डेजर्ट्स, मायो, पता नहीं क्या क्या ऐड होते जा रहे हैं। और हम लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां भी है। कौन सी चीज का टेक्सचर अच्छा होगा, कौन सी आइसक्रीम का फ्लेवर अच्छा होगा, कौन सी मिठाई कहाँ पर अच्छी मिलती है। सो दूध से बने प्रोडक्ट्स के बारे में हमारी जानकारी बहुत माइन्यूट रहती है, बहुत डिटेल में रहती है। हमें बहुत अच्छी तरीके से पता रहता है क्या कैसे बनाए जाए। पर जो दूध का सोर्स है, गाय भैंस मवेशियों जिनसे हमें दूध मिलता है, उनके बारे में हमें कितनी जानकारी है आज के समय में। आज से कुछ दशकों पहले ये सारे मवेशी गाय भैंस हमारे परिवार का हिस्सा हुआ करते थे। दूध हम बाहर से सोर्स नहीं करते थे, हमें अपने घर से ही मिलता था। क्योंकि घर में ही वो गाय भैंस होती थी, तो हमें उनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती थी। वो ऑलमोस्ट हमारे परिवार का हिस्सा होती थी। तो जैसे हमें परिवार की दूसरे सदस्यों के बारे में जानकारी होती थी, हमें इनके बारे में भी जानकारी होती थी। बट आज के समय में आई बिलीव 99% या उससे भी ज्यादा दूध बाहर से आता है। अ, हमें तो जो आई मीन हमें खुद को भी मोस्ट ऑफ द टाइम जानकारी नहीं होती है कि दूध कैसे आता है। सिर्फ बचपन में स्कूल में मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे पहला ऐसे लिखा जाता है गाय पर, और उसमें हमें लिख लिख देते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है। बट उसके बाद में कहीं बहुत कम ही एफर्ट किया जाता है कि गाय कैसे दूध देती है। क्या गाय सहजता से जीवन भर दूध देती है? गाय हमेशा ऐसे ही दूध देती है? क्या भगवान ने गाय को, गाय भैंस और दूसरे मवेशियों को ऐसे ही बनाया है कि वो हमेशा दूध दे? गाय हमेशा क्या सरप्लस दूध देती है उनके बच्चों के अलावा, आई मीन दूसरे लोगों के लिए भी और इंसानों के लिए भी? तो ये सारी बातों के बारे में हमने बहुत कम जानकारी हासिल की, और इसलिए हमने सोचा कि हम ये सेशन रखेंगे। और जहाँ पे हमारे दिमाग में ये बहुत सारे क्वेश्चन है, गाय कितना दूध देती है, कितना सरप्लस दूध देती है, गाय गौशाला में क्यों जाती है, कितनी गौशालाएं हैं, यदि गाय जब यदि कुछ समय के लिए दूध दे पाती है, अपने जीवन के कुछ सालों तक ही दूध दे पाती है, और उसके बाद में यदि उसको गौशाला जाना है, तो कितनी गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं कौन मैनेज करता है, कैसे मैनेज हो रही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी, एटलीस्ट आई आई पर्सनली फील की जानकारी बहुत ही लिमिटेड है। और हमें लगा कि इस टॉपिक पे चर्चा होनी चाहिए, जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो एक बहुत ही छोटी सी शुरुआत है।
और इसके अलावा भी आई मीन आज के समय में देखा जाए तो एक और कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित हो रहा है, वीगनिज्म। लोग कहते हैं कि दूध उनके बछड़ों का हक है, गाय के बछड़ों या भैंस के बछड़ों का हक है। यदि हम लोग दूध निकाल रहे हैं और पी रहे हैं तो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो एक क्या कॉन्सेप्ट है, क्या गाय अपने आप ज्यादा दूध देती है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? आई मीन बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चंस के उत्तर तो इस सेशन में नहीं दे पाएंगे। ये तो हमने एक छोटी सी शुरुआत की है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हमारा आई कैन नॉट पुट अ परसेंटेज, बट आई थिंक मेजर पार्ट ऑफ आवर डाइट करंटली इज डिपेंडेंट ऑन दिस। और हम उसके जो डाइट, जो दूध के जो डेरिवेटिव्स हैं, दूध या उसके डेरिवेटिव्स है, उस पर तो बहुत चर्चा कर लेते हैं कि दही कितने समय, आई मीन जैनिज्म के पर्सपेक्टिव से देखे तो दही कितने समय के बाद चलेगा, या फिर कौन सी चीज बेटर है हेल्थ के लिए वगैरह। बट जो सोर्स जहां से दूध आ रहा है उसका कैसे आलन पालन हो रहा है, इज नॉट, आर वी डूइंग द बेस्ट दैट वी कैन डू। और बहुत सारे जो क्वेश्चंस उसके रिलेटेड है उनके ऊपर हमें लगता है चर्चा होनी चाहिए, और इसीलिए हमने ये टॉपिक चयन किया। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में डॉक्टर नीलेश डागली, जो एक वेटरिनेरियन है, जो गाय भैंसों और मवेशियों के साथ में हमेशा जुड़े हुए हैं। आई मीन उनका करियर ही यही है, तो डे इन डे आउट उनसे जुड़े हुए रहते हैं। तो हमने सोचा हम कुछ जानकारी उनसे हासिल करें, और उसके रिलेटेड आई मीन वी विल आल्सो हैव मोर सेशंस टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। सो ये हमारे सेशन का ध्येय है। विद दैट आई विल इनवाइट डॉक्टर बिपिन जोशी, आवर मेंटर, टू से अ फ्यू वर्ड्स। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं एक ही दो बात कहूंगा। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल, व्हाट आई लुक एट इट, look at the milk product and the dairy product, is one thing that they are absolutely not essential for our life. Not a single dairy product is essential to maintain our life or to sustain our life. One part, because we are very wrongly taught that milk is a complete food. Second thing, I personally feel that परंपरा से ट्रेडिशनली एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि भाई हमारे बच्चे को कोई स्टराइल थिंग्स देनी है। वी वांट टू गिव समथिंग व्हिच इज स्टराइल, बिकॉज लिक्विड तो देना ही पड़ता है बच्चे को। सो प्रोबेबली द मिल्क, whether it's a cow milk or it's buffalo milk, is a most sterile liquid available. और वहां से ये परंपरा शुरू हो सकती है, बिकॉज अनुभव से हमने ये जाना कि भाई मिल्क देने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बाकी लिक्विड देने से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बिकॉज इन दोज डेज वी नेवर न्यू अबाउट द माइक्रोब्स। एंड थर्ड थिंग, यस प्रोबेबली sometime cow may have a more milk formation which actually gives a pain to her mammary glands, like what happens even in the human being. So probably that might be a small tradition where the cow milk is extracted and not thrown out but used. बट एक परंपरा के बाद ऐसा होने लगा, एक मिल्क बिजनेस हो गया। जैसे संगीता जी ने बताया कि पहले घर पे रहते थे, पहले कभी कोई मिल्क बेचता नहीं था। मैं गांव में जब भी छोटा था तो मुझे मालूम है कि मिल्क, सेलिंग अ मिल्क वाज अ क्राइम एक्चुअली। But nowadays, so more dairy products are coming up, more milk production we are trying, and with what things we are trying, we do not know. मैं एक ही चीज कहना चाहता, all the milk which we get right now is contaminated with so many antibiotics and so many hormones, and it is better to avoid rather than give the milk. With these few remarks, over to Dr. Nilesh Dagli. I'm very glad that Vishal, Nilesh, Sangeeta, and all the students of Jain Mumbai University are doing very hard to do something different, which all of us require, not only for Jain community. Thank you very much. Over to you, Nilesh bhai. Yeah. Thank you, sir. I would actually request Vishal Pai to give an introduction of Nilesh Pai, and then we will hear from Nilesh Pai. Oh, Sangeeta ji, thank you very much. It's my pleasure to introduce my own batchmate, my colleague. We have been together in this Jain philosophy course in the Mumbai University. So that gives me an extra, additional sense of pride to introduce my colleague for this lecture. Dr. Nilesh Dagli. By profession, he is a veterinarian. पशुओं के रोग और उसके स्वास्थ्य के
He is working as a hospital registrar and assistant professor in Mumbai Veterinary College, and he is attached with very famous and one of the biggest animal hospital, which is situated in Parel, the Bai Sakarbai Dinshaw Patrick Hospital for Animals. He is also a PhD degree holder in the field of animal reproduction, and as I said, he is also a Jain scholar. हमारे साथ ही उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स किया है. इनका कुल एक्सपीरियंस जो है, इट इज ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 25 years इन द फील्ड ऑफ एनिमल ट्रीटमेंट एंड एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट. उन्होंने करीब करीब 30 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए हैं. मास्टर्स, लगभग 3 मास्टर स्टूडेंट को उन्होंने गाइड किया है. एंड उनका विशेष से उनका जो इंटरेस्ट रहा है वो फार्मर्स से इंटरेक्ट करना, एनिमल लवर्स, फार्मर्स एंड एनी सब्जेक्ट which is related with एनिमल रेयरिंग. तो ये उनका एक अपना इंटरेस्ट रहा है. एंड आज हम उनके साथ यही सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे, मुख्यतः से गायों की हेल्थ, काउ हेल्थ मैनेजमेंट एंड विथ स्पेशल रेफरेंस टू द गौशाला मैनेजमेंट. उसमें किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेस वहां पर उपलब्ध कराने चाहिए, द फॉडर ऑफ द काउ, हाउ टू उसका मैनेजमेंट कैसे करने चाहिए. ऐसे अनेक विषयों पर इनका काफी डीप रिसर्च है, सब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने काफी अभ्यास किया है. तो टुडे ही विल शेयर ऑल दैट इंफॉर्मेशन विद अस एंड आई होप दैट विल बी वेरी यूजफुल, क्योंकि हमारा समाज जो है जीव दया में बहुत ही अग्रसर है और ये जो साइंटिफिक एकेडमिक नॉलेज की हमारे यहाँ पर बहुत जरूरत है. So without taking much time, I would invite Dr. Nilesh Dagli to take over the floor and please start with your lecture today. Thank you. Thank you विशाल भाई. जय जिनेंद्र बद्दाने. मैं अप्लाइड जैनिज्म प्लेटफॉर्म का आभारी हूँ कि उन्होंने इस विषय को भी महत्व दिया और मुझे गौ और गौशाला इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दी. तो अगर हम देखें, गायों का जो महत्व है वो हमें कोई किसी की समझाने की जरूरत नहीं है कि संस्कृत में गौ, ये गाय को बोला गया है, काउ को बोला गया है, और शाला मीन्स शेल्टर. तो जो गौशाला है ये एक जो गाय है उसके लिए एक सुरक्षा रूप, एक आश्रय का ठिकाना है. यहाँ पे फिर सभी प्रकार की गायें आती है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ दूध उत्पादन करने की योग्य जो गायें है वही रखी जाती है. यहाँ पे अनप्रोडक्टिव है, बीमार जानवर है, छोटे बच्चे हैं जिसकी देखभाल नहीं हो पाती, उस प्रकार की गायों को हम गौशाला के अंदर लाते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं. और ज्यादातर देखा गया है कि ये जो गौशालाएं है ये डोनेशन पे, यानी अनुदान, या सरकारी अनुदान हो या प्राइवेट एजेंसीज हो या कोई भी डोनेशन है उसके ऊपर उसका निर्भर अवलंबित होता है. ये गौशालाएं इसी फंड में से चलती है और उनका प्राथमिक स्रोत जो है वो ये अनुदानी होते हैं. सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले 1834 में ये गौशाला बॉम्बे पांजरापोल की स्थापना हुई थी. जो 2 व्यापारी भाई थे, जमशेद जी जीजी बॉय और अमित चंद शाह जी, उन्होंने बॉम्बे पांजरापोल की स्थापना 1834 में की. और शुरुआत में जो ये बॉम्बे पांजरापोल थी, अभी उसका नाम बदल के गौशाला या गौ सदन ऐसा हुआ है, बट उसके जो ध्येय है ये सेम है कि सबसे पहले वो जो स्ट्रे डॉग्स थे या जो स्ट्रे पिग्स थे, जो लोग आवारा कुत्ते या जो पिग्स थे उनको संभालते थे. बट धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि लोग गाय तो पालते थे, बट जब वो निरुपयोगी हो जाती थी या जब गाय दूध देने लायक नहीं रहती थी
तो उसको अबेंडन करते थे, छोड़ देते थे। तो ऐसी गायों को भी फिर ये पांजरापोड़ में समाविष्ट किए गए और आज की परिस्थिति में ये बॉम्बे पांजरापोड़ की कई ब्रांच है और बहुत सारी गाय, विविध प्रकार की गाय जैसे कि गिर है, साहिवाल है, ये अपने भारतीय देशी गाय जिसको बोलते हैं, इसके अलग अलग प्रकार है। ये सभी प्रकार की गाय अलग अलग राज्यों में, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ये अलग अलग राज्यों में गौशाला में पलती है। इन गायों का मुख्य उद्देश्य तो दूध पालन का होता है, बट इसकी जो व्यवस्थापन है, इसकी जो मैनेजमेंट है, वो ठीक तरह से अगर नहीं हुई तो यही गाय दूध देने लायक नहीं रहती और इन गायों का जो लाइफ स्पैन है, इनका जो आयुष्य है, वो करीबन 18 से 20 साल तक का होता है। और अगर उसका 18 से 20 साल तक देखभाल करना है तो हमें इस प्रकार की गौशालाएं की ही व्यवस्था की गई है। बट आप देख सकते हैं इस चित्र में कई सारी गौशालाएं हैं जहां पे कहीं पे 100, 200, 300, 500 गायें भी होती है और एक साथ एक झुंड में वो रहती है और उनकी मैनेजमेंट के लिए जो चारा है, पानी है या जो मेडिकल फैसिलिटी है, जो वेटनरी फैसिलिटी है, वो बहुत कम प्रमाण में उपलब्ध होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक दीवार बंधी हुई है और उसके अंदर 2 पानी की टंकियां है रखी और उसके अंदर करीबन 100 या 150 से ज्यादा गाय रखी गई है। अभी इन गायों को, एक गाय को पीने के लिए करीबन 60 से 70 लीटर पानी की जरूरत होती है। तो इतने बड़े प्रमाण में पानी की भी उपलब्धता होनी चाहिए और ये पानी गाय को अपनी इच्छा के अनुसार मिलना चाहिए। गाय को जब प्यास लगती है उस समय उसको स्वच्छ और अच्छा पानी मिलना चाहिए। गाय को जब भूख लगती है तभी उसको अच्छा एक संतुलित आहार मिलना चाहिए और गाय के लिए रखने के लिए अच्छे शेड्स, यानी कि ऐसी साफ सुथरी जमीन होनी चाहिए कि जहां पे पूरा सूखा, नीचे जमीन सूखी होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गोबर है, जो उसका मल मूत्र है, वो वहीं पे जमा हो रहा है और उसकी अच्छे से निकास नहीं होती है और इस सभी का कारण है कि कम मनुष्य बल, जो मजदूर है, वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं होते। जितने 2, 4, 6 मजदूर होते हैं वो ये गायों की व्यवस्था देखते हैं और इसीलिए फिर भी अगर हमारे मन में भले गाय के लिए कितना भी प्रेम हो, यानी हम भारतीय लोग गाय को भले ही दूध उत्पादन की मशीन नहीं समझते हैं, बट जो किसान है, छोटे किसान है, उसका भी अगर हम देखें तो गाय एक उसको सुरक्षा प्रदान करती है। वो अगर खेती करता है तो उसके साथ गाय रखता है, 2 गाय, 4 गाय, 6 गाय रखता है और उसका पालन करता है और वो उसे दूध उत्पादन के लिए रखता है। मगर ऐसा देखा गया है कि गौशालाएं जो है वो जो एनिमल, जो गौ प्रेमी है, उनके साथ जुड़ी हुई है और ये भी देखा गया है कि पिछले 100 वर्षों में गौशाला की संख्या में लगातार बढ़त हो रही है। बहुत सारी गायों की संख्या भी बढ़ रही है और गौशालाओं की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। बट ये जो 21वीं सदी में ये एनिमल हस्बेंड्री यानी गौ पालन हो या एनिमल से रिलेटेड रियरिंग की जो साइंस है, उसमें काफी सारे सुधार आए हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे सुधार आए हुए हैं कि जो अगर हम गौशाला के अंदर या जहां पे भी गाय रखते हैं, 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, गौशाला हो या किसान हो, अगर वो इसे अपनाता है, उसके हिसाब से, उसके लेवल पे जाके उसको जितना पॉसिबल है उतना, तो ये जो गौशाला आधुनिक प्रणाली जो है, साइंस है, आधुनिक साइंस के जो छोटे छोटे प्रयोग है उससे वंचित है। और अगर ये गैप, गौशाला की जो आकांक्षा या महत्वाकांक्षा है, इसके अंदर एक फासला बना हुआ है। गायें तो बहुत है बट गायों का रख रखाव जो है उसके बीच में एक फासला बना हुआ है। तो मेरा प्रयत्न ऐसा रहेगा कि थोड़े से हम
इसकी जो समस्या है कि एक तो गौशाला के हो या कोई भी किसान हो, उसको आवास कैसा होना चाहिए, उसकी समस्या सताती रहती है। उसका खाद, उसको किस प्रकार का आहार मिलना चाहिए ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। उसको जो हरी घास है, सूखी घास है, पानी है, या उनका जो व्यवस्थापन है वो किस प्रकार से हो कि ताकि यहाँ पे रहने वाली गाय कभी बीमार ना पड़े, उसको ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत ना पड़े। तो ये जो समस्याएं है, ये हमने काफी लोगों से बात की, काफी जगह पे रिसर्च किया, काफी लोगों को पूछा। हमारे यूनिवर्सिटी से एक सर्वे भी किया गया था सभी गौशालाओं जो महाराष्ट्र में है, तो करीबन 180-190 गौशालाएं का सर्वे करके सभी को पूछा गया कि आपको कौन कौन सी समस्या है या प्रॉब्लम्स है। तो आवास, खाद, चारा, पानी, व्यवस्थापन, आनुवंशिकता और हवामान, और थोड़ा सा प्रजनन के बारे में भी उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास जो गाय है वो अगर प्रेग्नेंट रहती है तो हमको उनसे बछड़े मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत दूध उत्पादन हम ले सकते हैं। देखते हैं कि सद्या मतलब अभी की परिस्थितियों में हम जानवर को किस तरह से रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि गौशाला के जो शेड्स है उसके ऊपर काफी सारा खर्चा किया जाता है। उसको अच्छे से मतलब पिलर्स बनाए जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का फ्लोर किया जाएगा, उसकी छत अच्छी बनाई जाएगी, गायों को उसके अंदर रखा जाएगा। बट कभी कभी हम चूक जाते हैं कि उसमें अंदर पानी की भी अगर 24 घंटा व्यवस्था हो तो काफी अच्छा है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्श जो है वो काफी गीली है, उसका जो गोबर है, जो उसका मल मूत्र है वो वहीं पे पड़ा हुआ है, और गाय के पैर उसी के अंदर बार बार जाते हैं, गाय उसी में उठती है, बैठती है। तो क्या होगा कि इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा कीटाणु जमा होंगे, गाय के पैर को लगेंगे, गाय के आंचल को लगेंगे, गाय के गर्भाशय के अंदर जाएंगे और गाय बीमार होगी। सबसे पहला ऐसे प्रकार के जो शेड्स है, इस प्रकार के जो शेल्टर्स है, इस प्रकार के जो आवास है, इसके अंदर सबसे ज्यादा हमने पाया गया कि लंगड़ापन मतलब गाय लंगड़ने के प्रमाण बहुत ज्यादा है। गाय की जो खूर है उसको सॉफ्ट यानी नरम जमीन चाहिए और सूखी जमीन चाहिए, बट हमने उसको उसके विपरीत ऐसे शेड्स दिए हैं कि जहां पे उसके पैर में हमेशा जो है वो कड़क हार्ड फ्लोरिंग दिया हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के ही आवास हमने देखे हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मवेशियों को बाहर चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अभी चरने के लिए वो जाते हैं, हमको लगता है बहुत बड़ा जंगल है, वो चर के आ जाएंगे, खाना खाएंगे और भरपेट उसको सब जगह पे घर हरा चारा मिलेगा। बट जितना वक्त उसको वहां जाने में और आने में लगता है उसी में उसकी एनर्जी पूरी चली जाती है। और ऐसा होता है कि जब ऐसे कहीं खुले में हम जानवर छोड़ते हैं तो उनका वजन बढ़ने के बदले कम हो जाता है, उसकी खुद की जो शरीर की शक्ति है उसी में हम उसका व्यय हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जहां पे भी जगह उपलब्ध है वहीं पे हम जानवर बांध देते हैं। कुछ सोचते नहीं है कि उस जानवर को, वो गाय है, वो भैंस है, उसको भी अच्छी जगह जरूरी होती है। अगर उसके शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस यानी तनाव अगर आता है तो सबसे पहले वो अपना बचाव करने के लिए जाएगी, यानी वो स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए जाएगी, और उसके अंदर एक कॉर्टिजोल नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रेट होता है, और उससे फिर वो गाय उसके आसपास आने वाले आदमी को मारेगी, उससे संरक्षण करेगी। तो ये बांधने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं। अभी ये जो एक हमने फोटो लिया है कि यहाँ पे जहां सूर्य प्रकाश ज्यादा है उस जगह में कुछ भी नहीं है, बट उसके विपरीत जहां सूर्य प्रकाश पहुंच ही नहीं सकता या उसका व्यवस्थापन ही ऐसा किया है कि जहां पे गाय को नहीं रखना चाहिए, जहां को जानवर नहीं बांधने चाहिए, वहां पे बांधे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि दूध उत्पादन के लिए भी अगर गाय रखते हैं किसान तो वो भी उसी प्रकार से रखते हैं जैसे नहीं रखना चाहिए, ताकि उसकी जमीन असंतुलित है, उसको ना हवा पानी से उसका बचाव हो रहा है, ज्यादा बारिश हो या ज्यादा सूर्य प्रकाश हो तो उससे बचाव नहीं होता है, उसका जो मल मूत्र है, गोबर है, वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ है ताकि उसमें इतने बड़े प्रमाण में जीव जंतु निर्माण होते हैं और उसी की वजह से उसको रोग हो सकते हैं, उसी की वजह से उसकी स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ सकती है।
उसी की वजह से उसकी हेल्थ खराब हो जाती है। तो देखा गया है कि 70% जो आवास है, तबेले जो है या कोई भी प्रकार के जानवर जहां रखे गए, वहां मक्खियां और उसके शरीर के ऊपर रहने वाले जो कीटक है, जो कीड़े हैं, वो 70% जानवर में पाए गए थे। अभी मक्खियां है, कीटक है, और जो हम बोल रहे हैं कि कॉन्टामिनेशन दूध का हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। अगर जमीन साफ सुथरी हो, जहां पे गाय रखते हैं वो जगह साफ सुथरी रखे, पानी पीने के लिए उसको अवेलेबल हो, तो ये जो कंटामिनेशन जो दूध का है वो भी हम टाल सकते हैं या बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि इस प्रकार जब जानवर हम पालन करते हैं तो 40% जानवरों में प्रजनन की भी समस्या दिखती है। 30 से 40% जानवर के जो आंचल है उसी के अंदर भी इन्फेक्शन होता है, और उसको एक अंग्रेजी में बोलते हैं जो मास्टाइटिस बोलते हैं, वो रोग होता है। और सबसे ज्यादा जानवर के अंदर देखा गया है, गायों के अंदर, भैंसों के अंदर देखा गया है कि वो लंगड़ना चालू करते हैं। उसके बॉडी के अंदर पेन होता है, उसकी बॉडी के अंदर पेन होने की वजह से दूध भी कम देती है और वो उसकी जो सेहत है वो बिगड़ जाती है। तो इस प्रकार की गाय जो है वो अगर हम उनको भरपूर प्रमाण में अच्छी जगह पे ऐसे रख सकते कि जहां पे ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश हो, स्वच्छ हवा मिले, उसको बारिश या कड़ी धूप से जब जरूरत हो तब उसका बचाव हो, उसको अपनी इच्छा के अनुसार पानी मिलना चाहिए, उसको अपनी इच्छा के अनुसार संतुलित, सूखा और साफ सुथरी जमीन पे रखना चाहिए, संतुलित आहार मिलना चाहिए, और उसको पर्याप्त मात्रा में जब जुगाली करनी है, क्योंकि काऊ और गाय और भैंस के अंदर जो डाइजेशन है, गाय एक समय में बहुत सारा खाना खा लेती है और उसके बाद वो जब उसको जरूरत है तब वो आराम करती है, वो बैठती है। ऐसा भी देखा गया है कि जितने ज्यादा समय तक गाय बैठेगी उतना उसके शरीर के ऊपर का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो कम होता है। अगर मैं किसी फार्म पे जाता हूँ, किधर देखने जाता हूँ, तो मैं पहले देखता हूँ कि इस फार्म में गाय कितने समय तक बैठती है। अगर जब भी आप जाते हैं और उस समय 30, 40, 50% गाय और जानवर अगर खड़े हैं, कौन से समय, दूध देने के समय नहीं, खाने के समय नहीं, बट उसके बीच का जो समय होता है, दूध लोग सुबह या शाम निकालते हैं या खाना देते हैं, सुबह या शाम 2 बार खाना देते हैं, उसके बीच का जो समय है, अगर उसके बीच अगर गाय या भैंसे बैठी पाई नहीं जाती है तो समझ लो कि उसके शरीर के ऊपर कोई ना कोई स्ट्रेस है और वो उसको आराम की जरूरत है, या कुछ तो मैनेजमेंट में हमको काम करना चाहिए। और ये भी देखा गया है कि ये जो अभी जो ट्रेंड मैंने जो बताए, उसके हम अगर उसके अंदर देखें तो मजदूर बहुत ज्यादा लगते हैं, तबेले बार बार धोने पड़ते हैं, गाय धोते हैं, पानी इतना वेस्ट हो रहा है कि गाय को साफ रखने के लिए पूरा, उसको पीने के लिए जितना पानी नहीं उपलब्ध होता है उससे ज्यादा पानी हम उसको धोने के लिए और साफ सफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो मजदूर भी ज्यादा लगते हैं। बट अगर हम ये चीजें अगर गाय को दे सके तो बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए एक सबसे साधा और एकदम इजी वे जो है वो है कि गायों को खुले आवास में रखें। गायों के जो आवास है उसको हम एकदम किफायतशीर, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सस्ते में होना चाहिए, और ये खुले आवास में पॉसिबल है। खुले आवास की जो एडवांटेजेस है, जो उसके जो फायदे हैं कि उसमें हम छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर गायों को रख सकते हैं। अगर हमको गायों का वर्गीकरण करना है कि ये अच्छी गाय है, ये बछड़े है, ये जो गाय है वो थोड़ी परिपक्व बछड़ी है, तो इस हिसाब से 5 से 25 गायों के लिए हम आवास के अंदर नियोजन कर सकते हैं। ये बीमार गाय है, इसको अलग रखना है, ये प्रेग्नेंट गाय है, इसको अलग रखना है। गायों को अपने इच्छा के अनुसार पानी हम उपलब्ध करके दे सकते हैं। और जब हम खुले आवास में रखते हैं तो उसकी जो जमीन है वो नरम होती है, सॉफ्ट होती है, और उसकी वजह से उसको जोड़ों के दर्द नहीं होते हैं। और इस आवास में सबसे कम बीमारी पाई गई है, क्योंकि गाय के शरीर के ऊपर कोई भी प्रकार की स्ट्रेस या तान तनाव जो हम लोग बोलते हैं वो नहीं होता है, इसीलिए उसका आरोग्य अच्छा होता है। और अगर दूध उत्पादन के लिए रखी गई है तो दूध उत्पादन में भी इसका
बढ़ोतरी देखी गई है। और यहाँ पे ज्यादा साफ सफाई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मजदूर भी कम लगते हैं। अभी आप मुझे प्रश्न करेंगे कि सर जी, मतलब डॉक्टर साहब, आपने ये फायदे तो बता दिए, बट हमको बताइए, आपने हमारे गौशाला के चित्र बताए, गाय कैसे रखते हैं अभी तक वो सब चित्र बताए, बट आप जो यहाँ लिस्ट कर रहे हैं इतनी बड़ी ये फायदे की, ऐसे गौशालाएं या ऐसी गायें कहीं पे रखी गई पाई गई है क्या? तो जी हाँ, ये गाय इस प्रकार से, जो हमने बहुत सारे जगह पे विजिट किया है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स लिया इसके ऊपर, और उसके बाद में बहुत लोगों ने इस प्रकार से गाय रखना शुरुआत की है। जिन लोगों के पास में पक्के शेड्स थे उन लोगों ने भी खुले आवास में गाय छोड़ना शुरू किया। और उसके ये जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूं, वो सब पहले गाय बांध के रखते थे। ये देखिए, ये पीछे जो शेड है उसके अंदर गाय बांध के रखते थे, और आगे की जमीन बिल्कुल खाली, ऐसे ही कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ऐसी थी। ये हमारे कॉलेज के अंदर भी हमने इस प्रकार से गायों के लिए खुला आवास तैयार किया था। तो ये अलग अलग महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर इस प्रकार के जो आवास है वो अभी विकसित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी बड़ा खर्चा नहीं है। अगर आपके पास में रेडीमेड शेड्स है तो उसके आजू बाजू में भी आप ऐसे आवास तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हमने फोटो लिया तो अभी गाय को जबरदस्ती तो कोई बिठा नहीं सकता है। अगर गाय के मन में आएगा तो ही वो बैठेगी, जब वो आरामदायक स्थिति में होगी तो ही वो बैठेगी। तो गायों को आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी सभी गायें बैठी है। गायों के लिए पानी की व्यवस्था है, और गायों के लिए एक छांव के लिए 2 पेड़ का सहारा लिया गया है। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हमारे पास में है उसी के आजू बाजू में हम अगर बाम्बू का इस्तेमाल करके, जो भी हमारे पास में मटेरियल उपलब्ध है उसका उपयोग करके एक फेंस तैयार करें, और अगर गायों को उसमें खुला छोड़ने शुरुआत करें तो कितनी भी गाय होगी वो सभी गाय उस आवास में बहुत ही अच्छी तरह से रहेगी। और ये देखिए, भैंसों के लिए ये जो आवास था, हमारे बोलने के बाद उन्होंने भैंसों के लिए भी ये जो तबेला पीछे आप देख रहे हैं, पहले उसमें भैंसे रखते थे, बट उसके बाद उन्होंने यहाँ पे भैंसे छोड़ना शुरू किया। और भैंसों के इच्छा के अनुसार उसको अगर खुले में बैठना है तो खुले में, और अगर बंदिश जगह पे यानी शेड में जाना है तो शेड में जा सकती है। ऐसे काफी सारे जो लोग हैं उन्होंने लूज हाउसिंग यानी खुले आवास की जो संकल्पना है, जो कल्पना है, उसमें अपने जो भी जानवर रखते थे, जो भी तबेले थे, उसको उन्होंने कन्वर्ट किए। और हमने उसके बाद उसका फीडबैक भी लिया तो उन्होंने बताया कि उसकी जो लंगड़ने की समस्या थी, उसके जो बीमार होने की समस्या थी, उसको जो पानी नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन जो हो जाता है, गाय के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो उसके अंदर पानी की कमी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से भी काफी रोग निर्माण हो सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की जो है समस्या है वो कम हो गई। और उन्होंने बताया कि उनके आंचल के जो रोग है वो कम हो गए, जोड़ों के दर्द जो थे वो कम हो गए, और अल्टीमेटली उनका जो वेटरनरी डॉक्टर के ऊपर जो खर्चा हो रहा था, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन उनको डॉक्टर को बुलाना पड़ता था और उसकी ट्रीटमेंट करानी पड़ती थी, तो वो जो खर्चा है वो भी कम हो गया, और अल्टीमेटली उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो गई। तो मेरा सजेशन ऐसा है कि जो भी गाय रखते हैं उसको इस प्रकार से रखनी चाहिए कि उसको हमेशा खुले में रखिए, उसका आंचल का ध्यान रखिए, इच्छा अनुसार पानी मिलना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो उसका ध्यान रखिए, उसके लिए व्यवस्थापन करें और खर्चा कम हो। इस प्रकार के अगर हम आवास लेते हैं तो हमें उसके खाद के बारे में भी अच्छी से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि गायों के लिए पौष्टिक आहार क्या होता है। अगर हम गाय देखते हैं तो गायों के लिए पौष्टिक आहार यानी पानी, तो मैंने आपको बता दिया कि पानी उसको बहुत जरूरी है इसका इच्छा के अनुसार, बट उसके साथ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसके जो मिनरल मिक्सचर्स है, विटामिन है, ये चीजें भी उसको मिलनी चाहिए। गाय को अपना शरीर बनाए रखने के लिए अगर हम गाय से 1 लीटर भी दूध ना ले, उसको कुछ भी हम वहां से उसका उत्पादन ना करें, तो भी
उसको सूखा चारा और हरा चारा देना ही चाहिए, क्योंकि गाय का जो पेट है वो अन्य जानवर के हिसाब से या ह्यूमन बीइंग आदमी के पेट के कंपैरिजन में पूरा अलग तरह से है। गाय को हम जो खाना खाते हैं या दूसरे जानवर जो खाना खाते हैं वो नहीं दे सकते हैं। गाय को फाइबर की ज्यादा जरूरत है और वो फाइबर को कन्वर्ट करता है उसके पोषण के अंदर, उसको जो जरूरत है पोषण मूल्य उसके अंदर कन्वर्ट करता है। उसका डाइजेशन जो है वो अलग प्रकार से है। तो गायों के लिए संतुलित आहार यानी उसके आहार के अंदर पशु आहार होना चाहिए, जहां से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स मिले, और सूखा चारा और हरा चारा जो है वहां से उसको फाइबर मिले। तो ये संतुलन अगर नहीं बन पाता है तो गाय की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसकी जो रोग के साथ लड़ने की जो ताकत है वो कम हो जाती है और फिर उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो अगर एक गाय देखते हैं तो उसको 1/3 सूखा चारा होना चाहिए, सूखा भाग होना चाहिए, उस भाग में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स होना चाहिए, और 2/3 जो है वो हरी घास होनी चाहिए और उसके अंदर से उसको फाइबर्स जाने चाहिए। इस प्रकार से अगर देखें तो एक गाय जिसका वजन 400-450 किलो हो तो उसे हरा चारा 10 से 15 किलो, सूखी घास जो है वो 5 से 8 किलो तक, जो खाद है, पशु खाद जो है जिसको हम कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं, वो 1.5 से 2 किलो अपने शरीर को बनाए रखने के लिए, जिसको हम मेंटेन बोलते हैं। अगर मुझे मेरी बॉडी मेंटेन करनी है तो कम से कम आहार तो लेना ही पड़ेगा, ये 1.5 से 2 किलो देना ही चाहिए। अगर गाय या भैंस उत्पादन के लिए रखी गई है तो वो हिसाब से उसको आहार मिलना चाहिए। उसको क्षार मिश्रण और पानी अपने वजन के अनुसार उपलब्ध होना ही चाहिए। क्षार मिश्रण जो है वो कम से कम 50 ग्राम डेली उसको मिलेगा तो ही उसकी जो शरीर की बाकी की क्रियाएं है वो अच्छे से हो पाएगी। बट अभी इसमें हमने देखा गया है कि पशु का जो चारा है, पशु का जो आहार है वो तो मार्केट में मिल जाता है। अगर हम गौशाला देखें या कोई भी तबेले देखें तो पशु आहार वो खुद बनाते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का वापर करके, इस्तेमाल करके, जैसे कि गेहूं का भूसा है, तूर चुनी है, उड़द चुनी है, या फिर अन्य कोई पदार्थ है जैसे कि सोयाबीन है, कोकोनट केक है। ये जो विषय है खाद का वो अलग है। तो ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, मतलब मिल जाता है बाजार में, और वो 20 रुपए से लेके 30 रुपए प्रति किलो मिलता है। परंतु जो हरी घास है उसकी समस्या काफी है। अब हरी घास में भी ऐसा है कि गायों को अगर एक ही क्वालिटी की अगर हरी घास पूरे साल भर हम दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बट ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जमीन जो है वो काफी कम है। फॉडर प्रोडक्शन के लिए जमीन बहुत ही कम है। जहां पे भी गौशालाएं है, जहां पे भी गायों को रखते हैं, जहां पे भी गौ पालन होता है या भैंस का पालन होता है, उसके आजू बाजू में जो हरी घास उगाने की जमीन है वो बहुत ही कम है। ऐसा देखा गया है कि अगर 1 एकड़ जमीन है तो उसके ऊपर 8 से 10 गाय का ही पालन हो सकता है। और इसके अलावा ये जो चारा है वो कम या ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। कभी हमको 50 किलो मिल गया, कभी 100 किलो मिल गया, कभी 500 किलो मिल गया। वो मजदूर कितना चारा काट के हमारे तबेले पे लेके आ सकते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। और साल भर भाव में भी बहुत सारी तफावत आ जाती है, कभी 5 रुपए किलो, कभी 10 रुपए किलो। बट यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इस प्रकार की हरी घास हम देखें तो बारिश की सीजन में और उसके बाद 2 या 4 महीने तक बहुत बड़े प्रमाण में उपलब्ध होती है, बहुत बड़े प्रमाण में। आप हरी घास के बारे में अगर पूछे तो अगर ये जब प्रमाण के बाहर जब उपलब्ध होती है तब तो हम गायों को खिलाते हैं, बट कुछ समय के बाद में यही घास सूख जाती है। हरी घास के अंदर जो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, वो सूखी घास में नहीं होते हैं। मगर अगर हम गायों को हरा चारा साल भर देना चाहे तो इस चारे को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम आम की सीजन में अचार बनाते हैं, आम सिर्फ जो जब समर होता है, जब गर्मियां होती है तब आम आते हैं, हम खरीदते हैं, उसको टुकड़े करके हवा बंद स्थिति में उसको रखते हैं
एयर टाइट करके रखते हैं, मसाला वगैरह लगा के रखते हैं बहुत सारे लोग। तो इसी प्रकार से अगर गाय के जो हरी घास उपलब्ध है उसी को भी हम अगर साइलेज के रूप में स्टोर करते हैं तो ये साल भर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी बिल्कुल हरे घास के जैसे ही होती है। गाय को हरी घास मिले या साइलेज मिले, इसमें कोई तफावत नहीं होता है। तो पारंपरिक पद्धति से लोग जब साइलेज बनाना मैं बोलता हूं तो उसके मन में आता है कि बहुत बड़े खड्डे तैयार करने पड़ेंगे, उसके अंदर 10 किलो, 10 टन, 20 टन, 100 टन घास डालनी पड़ेगी। तो लोग हम पे हंसते थे कि सर आप बता तो रहे साइलेज बनाइए, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ऐसे टावर होने चाहिए बड़े, 10 बाय 10 के या 10 बाय 20 के बड़े बड़े गड्ढे होने चाहिए, और उसमें अगर हम साइलेज बनाएंगे बारिश आएगी तो सब खराब हो जाएगा। तो हमने कोशिश की कि हम एक छोटा प्रयोग किया कि हमारे पास में जो जगह उपलब्ध थी उसमें भी हमने टंकियां बनाई, सीमेंट की रूम्स के जैसे बनाया और उसमें साइलेज बनाने की कोशिश की। बट फिर भी ये हमें हरा घास एक टाइम में कम से कम 10 टन हरा घास उपलब्ध ही नहीं हो रहा था। तो जो भी हमारे पास में जो भी फैसिलिटी थी वो पूरी नहीं पड़ती थी, मतलब हरी घास साइलेज बनाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो रही थी जो हमारे पास लैंड थी। तो हमने उसके ऊपर एक मिक्स साइलेज, जो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है, कृषि उद्योग के जो बाय प्रोडक्ट्स है, एक एग्जांपल है कि ये जो मेज ब्रान है ये हमको बहुत बड़े प्रमाण में मिल सकता है। इसका इस्तेमाल हम साइलेज बनाने के लिए हरे घास के साथ कर सकते हैं। या फिर निरुपयोगी सब्जियां, मुंबई के अंदर कम से कम डेली जो बाजार है, जो सब्जियों की मार्केट है, उसमें से निरुपयोगी सब्जियां भी उपलब्ध होती है। या किसी गांव में भी सब्जी मार्केट होगी, वहां से निरुपयोगी सब्जियां जो बच जाती है उसका भी हम साइलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्जियां थोड़ी छांट लेनी है और उसके बाद उसको हम साइलेज के लिए बना सकते हैं। फिर भी और प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी कि बांधकाम जो है, जो हमें बांधना है साइलेज बनाने के लिए, जो बांधकाम करना है वो कैसे करें, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत लागत, बहुत ही पैसे लगते हैं और उसको भरने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रमाण में मजदूर लगते हैं। और जब देखा गया कि जब हम ये साइलेज बनाने का शुरुआत करते थे तो सब मजदूर छुट्टी लेके भाग जाते थे। तो उसके ऊपर भी हमने सॉल्यूशन निकाला कि अगर हम साइलेज जिसको जितनी जरूरत है उसी प्रकार से अगर वो बनाए, यानी कि अगर मिश्रित साइलेज बनाता है तो हरी घास और एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट, या हरी घास और निरुपयोगी सब्जियां, हरी घास या निरुपयोगी सब्जियां और मकाई का जो एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट है, ये अलग अलग परसेंटेज में हम ये साइलेज बना सकते हैं। और अगर हरी घास नहीं भी है और थोड़ी सी गायें हैं तो निरुपयोगी सब्जियां और मकाई के भूसे के साथ भी हम मिश्रित साइलेज बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिश्रित साइलेज ही बना है, अगर हमारे पास में हरी घास जो बारिश की सीजन है उसके बाद में ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध होती है तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। बट स्टोरेज का जो एक बड़ा प्रॉब्लम था उसको भी सॉल्व करने के लिए एक सजेस्ट किया कि प्लास्टिक के छोटे ड्रम्स के अंदर हम साइलेज बना सकते हैं। हमारे पास में 100 किलो घास है, गायों को खिलाने के बाद में अगर बचती है तो उसको हम हवाबंद स्थिति में छोटे जार के अंदर, छोटे प्लास्टिक के ड्रम के अंदर हमें जितना चाहिए उतने ही प्रमाण में हम स्टोर कर सकते हैं। हमारी जितनी कैपेसिटी है बनाने की एक दिन में, उतने कम प्रमाण में हम ये साइलेज बना सकते हैं। अगर हमारे पास में थोड़ी सी और जमीन, मतलब वक्त है, थोड़ा और घास उपलब्ध है, तो हम प्लास्टिक के बैग के अंदर भी साइलेज बना सकते हैं। सिर्फ हरी घास को हवाबंद स्थिति में, यानी एयर टाइट, ये एयर टाइट जो है वो 45 दिन तक हमको इसको एयर टाइट रखना है, जिसकी वजह से घास के अंदर प्रक्रिया हो के जो प्रक्रिया गाय घास खाने के बाद उसके पेट में होती है वही प्रक्रिया इस सभी चीजों में होती है। तो प्लास्टिक के बैग यूज करके, प्लास्टिक के ड्रम यूज करके, या फिर ये बांबू की फ्रेम बना के भी हम साइलेज बना सकते हैं। बांबू के जो बॉक्सेस है ये इस्तेमाल करके इसको प्लास्टिक अंदर से ढक के इसके अंदर हम एयर टाइट कंडीशन बना के हम अगर साइलेज बनाते हैं तो हरी घास हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको स्टोर कर सकते हैं और स्केर्सिटी में हम ये जानवरों को खिला सकते हैं। ये जो साइलेज है
ये सभी प्रकार के जानवर को अच्छा लगता है, गाय हो, भैंस हो, बकरी हो या छोटे बछड़े हो, सभी प्रकार के जानवर बहुत चाव से और अच्छी तरह से ये साइलेज खा लेते हैं। तो ये साइलेज बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इकोनॉमिकल है, इसमें कोई बड़ा खर्चा भी नहीं है, सिर्फ हमको थोड़ी सी हमारी टेंडेंसी जो है कि इसको हमको प्रैक्टिस में लाना है। और उसके बाद देखेंगे कि अगर गायों के पास से हमको उसको जो हम गाय रखते हैं उसका जो अगर उसकी प्रसूति के बारे में अगर विचार करें तो एक गाय अपने पूरे जीवन में 8 से 10 बार हम उससे बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। अगर गाय नियमित रूप से गाभन होके मतलब प्रेग्नेंट होके बच्चा देती है तो वो कम से कम उसकी जो काविंग है उसने बच्चा दिया, उसके बाद अगर वो 140 3 से 4 महीने के अंदर वापस प्रेग्नेंट होती है तो वो उसकी सेहत अच्छी है ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर गाय प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी यानी रिप्रोडक्शन जो है वो एक लग्जरी है, और जब गाय के शरीर के ऊपर का पूरा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा तभी गाय प्रेग्नेंट होगी। तो एक रिप्रोडक्शन जो है वो हम उसको एक ये भी मान सकते हैं कि गाय की सेहत अच्छी होने का एक चिन्ह है। अभी जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो 2 महीना 4 महीना और उसका जो गाभन काल है वो 9 महीने का होता है, उसके बाद उसको बच्चा होता है और सुलभ प्रसूति होना जरूरी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे चल के ये प्रसूति के द्वारा अगर बच्चे मिलते हैं हमको तो बछड़ों का पालन भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। मगर ऐसा होता है कि कभी कभी गायों के अंदर उसके जो गर्भकाल है वो गर्भकाल के अंदर कुछ बीमारियां होती है और उसकी सीधा उसकी सेहत के ऊपर असर होता है। उसके गर्भाशय के ऊपर अगर असर हो गया तो गर्भाशय खराब हुआ तो उसकी सारी प्रकृति खराब हो जाती है। तो उत्तम प्रजनन, निरोगी गर्भाशय और निरोगी गाय ये होना बहुत जरूरी है। अगर प्रजनन अच्छा है इसका मतलब गर्भाशय अच्छा है, और गर्भाशय एक लग्जरी है, इसके लिए अगर गाय निरोगी है तो ही वो प्रेग्नेंट रहेगी, तो ही उसके अंदर प्रजनन अच्छे से होगा। तो निरोगी गाय रखने के लिए एक जो हम बोलते हैं कि एक मास्टर की है वो रिप्रोडक्शन हम बोल सकते हैं कि जब अगर गाय हीट में आती है, जब गर्म होती है और वो फलती है और वो टिकती है तो वो गाय उत्तम प्रकार की गाय है और उसके शरीर के अंदर अच्छे से अच्छा उसका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा है। अब अगर गाय निरोगी है और अगर गाय अच्छे से हम रख रखाव कर रहे हैं और उससे प्राप्त होने वाली जो नस्ल है उसका भी अगर हम ध्यान रखें तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उसका भी अगर हम पालन पोषण अच्छे से करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरह की गायें हम पैदा कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी नाल को जो है वो काटना चाहिए और वहां पे थोड़ा सा हम आयोडीन है या एंटीसेप्टिक है वो लगाइए, क्योंकि वो जो नाल होती है बच्चों की वहां से ही सबसे ज्यादा जंतु उसके शरीर के अंदर दाखिल होते हैं और बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा प्रमाण में मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है। और गाय का जो पहला दूध है वो बच्चों को पीने के लिए देना ही चाहिए। गाय का जो पहला दूध है उसके ऊपर बच्चों का ही अधिकार होता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो बच्चों की रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए, गाय के बच्चे हो या भैंस के बच्चे हो, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो बच्चे हैं उसके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो इंटेस्टाइन की कैपेसिटी जो होती है वो सभी प्रकार के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो बोलते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, शोष लेते हैं, और उससे बच्चों की प्रकृति पूरे उसका जो आयुष्य काल होता है उसके लिए बहुत जरूरी, बहुत निरोगी बच्चे रहते हैं। इसके बाद बच्चों को जो चारा देते हैं वो भी गाय के चारों से थोड़ा सा अलग होता है, जिसके अंदर प्रोटीन्स ज्यादा होने चाहिए, तो ही उसका वजन अच्छा बढ़ेगा और वो बच्चा अच्छे से उसका पालन पोषण होगा। और बच्चों के अंदर ये भी देखा गया है कि कृमि जो होते हैं, पेट के अंदर के कीड़े और उसके बाहर के कीड़े, उसका भी इलाज समय सर करेंगे तो उसकी सेहत अच्छी रहती है। और रोगों से बचाव करने के लिए वैक्सीनेशन करना बहुत बहुत जरूरी है, जो अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारी भयानक बीमारियां हैं जो गायों और बच्चों को हो सकती है और वो मृत्यु उसका हो सकता है।
बच्चों को गायों से सेपरेट रखना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी है। और इस प्रकार से मैनेज करिए कि एक अच्छी बच्ची जल्द से जल्द 2 साल 2.5 साल में उसका जो वजन है वो मिलना चाहिए। अभी ये सभी चीज करने के लिए हम लोगों को रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी है। हर एक गाय के लिए एक नंबर देना जरूरी है या उसको एक नाम देना जरूरी है। मैं एक गौशाला विजिट करता हूं जो कांदिवली में है, जिसको हम बॉम्बे गौरक्षक मंडली बोलते हैं। ये बॉम्बे गौरक्षक मंडली में उन्होंने हर एक गाय को एक नाम दिया गया है, नंदिनी हो या हेमांगी हो या कोई भी, और हर गाय अपने नाम पुकारने पर वहां आ जाती है। वहां पे एक उनका जो अटेंडेंट है माधु जी बोल के थे, वो हर एक गाय को अपने नाम से पहचानते थे। और इस प्रकार से पूरा रिकॉर्ड वो गाय का उस गौशाला में मेंटेन होता था, ताकि हमको पता चले कि कौन सी गाय अच्छी है, कौन सी गाय को कौन सी बीमारी हुई है, कब वैक्सीनेशन हुआ है, कब डिवर्मिंग हुआ है, और आगे चल के हमको इसको क्या करना है। गाय अगर बीमार होती है तो उसको कौन सी बीमारी हुई, उसका अगर केस पेपर हमारे पास में है तो इसका इलाज भी हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। बट अगर कोई रिकॉर्ड्स हम नहीं रखते हैं तो गाय को पिछले टाइम क्या हुआ था, अब क्या हुआ, उसका निदान बराबर से नहीं हो सकता है। रिकॉर्ड करने की वजह से हम पूरा उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो इसीलिए गाय के बारे में, भैंस के बारे में रिकॉर्ड्स रखना बहुत जरूरी है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि हमें हमारे देशी जो गाय है, भैंस है, गौशाला हो या किसी भी जगह पे हो, इस प्रकार की अच्छी गाय अगर हम तैयार कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा गायों के लिए, हमारे लिए। और इस वजह से हमारी जो आने वाली नस्ल है और हमारी जो आगे की पीढ़ी है, अगर हम गाय की देखभाल करते हैं तो गाय कहती है कि हम आपकी और आपकी पीढ़ियों की देखभाल करेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, Nilesh bhai. Very, very informative session. We will now open it up for questions. यदि आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप आपके हाथ रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आपका स्लाइड स्लो डिलीट कर दीजिए तो अच्छा है। जी सर। जी जी। Yeah. Mona ji, can you please unmute yourself and ask your question? मुझे ये कहना था कि मैं थोड़ा लेट हो गई मीटिंग ज्वाइन करने में, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकेगी? हाँ जी, जरूर जरूर। धन्यवाद। भाविनी शाह जी, can you unmute yourself and ask your question? प्रणाम जय जिनेंद्र सबको। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा और रिक्वेस्ट करेंगे और डिटेल में इनसे समझने के लिए। जो मैं चीज चाह रही थी वो बहुत सारे जवाब मुझे इसमें मिले हैं। इसमें एक शॉर्ट में अभी पूछे तो इसमें जो हम समझे अभी के गौशाला में लेबर की कमी होती है अच्छी मैनेजमेंट के लिए, तो इसमें शहर से हम वॉलंटियरशिप कैसे कर सके, उसमें क्या क्या हम वॉलंटियर्स को जॉब असाइन कर सकते हैं, इसके बारे में अगर कुछ बता सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एक पूरा डिटेल इंफॉर्मेटिव सेशन मे बी ऑफ 3 आवर्स भी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई अगर शॉर्ट कोर्स इसमें रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ जी, धन्यवाद भाविनी जी। आपने जो हमें मतलब आपको अच्छा लगा, मैं आपके उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और इसके ऊपर जो ट्रेनिंग है, अगर आपको इसके ऊपर ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए तो हमारे कॉलेज में हम 3 दिन का इसके ऊपर पूरा प्रशिक्षण देते हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट के ऊपर। और इसमें हम काफी सारी बारीकियां डिस्कस करते हैं। जो प्रोफेसर्स है, समझो एनिमल न्यूट्रिशन है या मेडिसिन के जो प्रोफेसर्स है, वो आके इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी हम इसका ट्रेनिंग रख सकते हैं। और वॉलंटियर की बात जो की कि मजदूर नहीं है, तो डेफिनेटली अगर कोई वॉलंटियर करके गौशाला में आके काम करना चाहता है तो इसको हम ऐसा काम आसान कर सकते हैं
कि जिसकी वजह से जानवर को भी फायदा होगा और उसको भी काम करने में आनंद आएगा। अगर मैं कोई गौशाला में जाता हूँ और मुझे बोलेंगे गोबर निकालो तो नहीं करूंगा, मगर मुझे बोलेंगे कि ये गायों को घास डाल दो तो डेफिनेटली हम करेंगे, मन से करेंगे। अगर हम हमारे पास में थोड़ा सा मैकेनाइजेशन हो जाए गौशाला में, यानी मैकेनाइजेशन यानी अगर जैसे मैंने बताया कि गायों को अलग अलग वर्गीकरण करके रखिए, ऐसा हो जाता है तो काफी अच्छा है। वॉलंटियर तो बहुत ही मोस्ट वेलकम, वो कल्पना बहुत अच्छी है। Nilesh bhai, can I share your phone number with everyone if people Yes, want more yes, information? yes. Sure. इवन So, एक गौशाला के रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बना सकते हैं और उसमें हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर भी आप दे सकते हैं। हाँ जी, ओके, आई थिंक हाँ, ये सुझाव भी बहुत अच्छा है, गौशाला के रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल लुक इनटू दैट। हाँ सर, और एक थिंग, आपने अभी जो बोला शॉर्ट कोर्स जो है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है कोई भी गौशाला में? जी, हमारे डेयरी फार्म पे जो हमारा जो कॉलेज का फार्म है उसी पे हम प्रैक्टिकल्स देते हैं। कहाँ पे है ये सर कॉलेज? ये गोरेगांव में है, मुंबई पशुवैद्यक, मुंबई वेटनरी कॉलेज, आर्य मिल्क कॉलोनी, गोरेगांव। ये जो उसका जो फार्म है वहां पे ट्रेनिंग्स होते हैं। अभी नियरेस्ट कभी होगी ट्रेनिंग? अभी जब होगा तो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और हमारे यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट है www.mafsu महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, यानी www.mafsu.in। यहाँ पे ट्रेनिंग्स के कैलेंडर्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, पूरा ट्रेनिंग जहाँ जहाँ ट्रेनिंग्स होती है, कभी कभी पूना में होती है, कभी नागपुर में होती है, तो ये ट्रेनिंग्स आपको उसकी पूरी टाइम टेबल वहाँ पे मिल जाएगी। और पर्सनली भी अगर आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। सर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, आई विल आस्क यू ऑन व्हाट्सएप बिकॉज बाकी लोगों को भी पूछना होगा। खाली एक शॉर्ट एक क्वेश्चन और ले सकते हैं कि गौशाला बनाने के लिए, चालू करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, लॉ रिक्वायरमेंट है वो, और अगर ये हम मंदिर में या कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे कितनी जगह चाहिए हमको जहाँ पे हम छोटे छोटे प्रमाण में गौशाला शुरू कर सकते हैं? जी, देखिए, चैरिटी कमिश्नर जो है वहां पे ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन होता है। ये जो चैरिटी कमिश्नर है उसके ऑफिस अलग अलग राज्यों में होते हैं। अपने अपने राज्यों में आप ये गौशाला का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया सरकारी अनुदान गौशाला को प्राप्त होता है, तो ये जो रजिस्टर्ड गौशालाएं है उसको ये अनुदान प्राप्त होता है सरकार की तरफ से। कितना होता है, कब होता है, ये सब जो जानकारी है वो चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से मिल सकती है। इसकी जानकारी मुझे भी प्राप्त करनी है। और अगर आप पूछे कि छोटे पैमाने पे भी गौशाला चालू करना है तो मैं ये बताऊंगा कि पहले गौशाला के लिए एक संदेश मेरा ऐसा रहेगा कि आपके पास में रिसोर्सेस कितने हैं, आपके पास में जमीन कितनी है, पानी कितना आपके पास में उपलब्ध है। उसके बाद में आपके पास में फंड गायों को रखने के लिए कितना है, और अगर आप कुछ प्रमाण में दूध उत्पादन करके उसमें से कुछ आय जनरेट कर सकते हैं क्या, इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या। अभी गौशालाएं गौमूत्र है या गोबर है, इसके माध्यम से भी पैसा मतलब थोड़ा सा इनकम सोर्स जनरेट कर रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उसको फायदे के लिए करना चाहिए, बट जो गाय हम रखते हैं उसका मेंटेनेंस तो होना चाहिए। अगर डोनेशन नहीं आया तो उसको कहाँ से खाना खिलाएंगे। अगर आज मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं बट 2 साल के बाद में वो नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे। तो इसीलिए जितनी अपनी कैपेसिटी है ऐसा उतने प्रमाण में अगर हम गौशाला में गाय रखते हैं तो काफी अच्छा है। और दूसरा प्रश्न क्या था मैडम आपका, क्या जरूरी है? तो जरूरी तो मैंने जैसे बताया कि चारा मिलना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शेड्स जो है उसके ऊपर कम से कम खर्चा होना चाहिए ताकि जो भी है वो गायों के मेंटेनेंस के लिए हम यूज कर सके। और वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करिए ताकि गाय बीमार ना हो। और उसके बाद उसका जो डीवर्मिंग है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो गायों अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं
अगर एक वैक्सीन लगाते हैं तो भयानक बीमारी से हम बच सकते हैं। गायों के अंदर देखा गया है कि फुट एंड माउथ डिसीज जो है वो बहुत ही खतरनाक है, या हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है, वो बहुत खतरनाक है। अगर ये हो जाती है तो वो पूरी लाइफ के लिए वो गाय पीड़ित रहती है। बट वो ना हो इसके लिए उसके बच्चा जब जब बच्चा 3 महीने का होता है, 6 महीने का होता है, तभी से उसका वैक्सीनेशन करना चाहिए। अगर ये चूक जाते हैं हम तो गाय बीमार पड़ सकती है और फिर पूरी उसकी जो लाइफ है उसमें वो उसको दुखा मतलब वो सफर करती है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमको पंजाब में वो स्ट्रेडल जलाने की जो समस्या है, वो जो है वो चारे में इस्तेमाल हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। सूखा चारा जो है वो उसके ऊपर कुछ हद तक हम प्रक्रिया करके यूरिया ट्रीटमेंट करके हम गायों को दे सकते हैं। तो इतना जो जला रहे हैं वो उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट थोड़ा कैलकुलेट करके उसके ऊपर कर सकते हैं। उसके ऊपर भी विचार कर रही है सरकार। अभी वो इतना नहीं जलाएंगे। ओके, धन्यवाद। भाविनी जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। आई एम श्योर बहुत सारे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हुआ है उनसे। और आपके सजेशन के मुताबिक हमने एक्चुअली एक व्हाट्सएप ग्रुप भी कर दिया है, क्रिएट किया है, जिसका लिंक चैट बॉक्स में है। So those who are interested in गौशाला management, want to know more, can join the WhatsApp group, जिसका लिंक मैंने अभी चैट बॉक्स में दिया है। We can take next question from Ashok Sakaria ji. Can you please unmute yourself? Ashok ji, are you there? Can you unmute yourself and ask your question? हेलो, हाँ जी, कैन यू? यस, yes. मैं अशोक साकरिया, मैं गुरु मोती कमल कन्या गौशाला, राजस्थान, पाली डिस्ट्रिक्ट, सांडेराव से। नमस्कार सर। नमस्कार। हम एक चीज ऐसा जानना चाहते हैं सर आपसे कि जो गाय जो देवलोक हो जाती है अभी, तो स्वर्गवास हो जाता है गायों का, तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है कि गायों को उठा के लेके ट्रैक्टर में डाल के हमें बहुत लंबे पहाड़ों के वहां पे जाके छोड़ना पड़ता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं कि हम दफन कर सके। तो मेरा ये बहुत बड़ा समस्या पहले से भी थी। मैं राजस्थान के वहाँ भी जो गौशाला का जो अधिकारी है उनसे भी मैंने चर्चा की थी कि गायों को अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ तरीका ढूंढा जाए कि जैसे मनुष्यों को इलेक्ट्रिक से अपन अंतिम संस्कार दे देते हैं। क्या होता है कि अभी जो समय ऐसा चल रहा है कि गायों को ले जाने वाले लोग भी नहीं मिलते थे हमारे वहाँ पे राजस्थान में, छोटे छोटे गाँव के तरफ, तो वहाँ छोड़ के आते हैं। तो फिर वो लोग अभी जो पहले तो क्या करते थे, उनकी चमड़ा निकालते थे लोग और ले जाते थे। अभी वो लोग भी नहीं आते। राहुल बंद हो गया। हेलो, हाँ नहीं आ रहा है आवाज आ रही है। अच्छा, तो उसके लिए कुछ आप समाधान ढूंढ सक पाएंगे? जैसे मैं तो बोल रही थी, पाली डिस्ट्रिक्ट हमारे तरफ बहुत सी गौशाला है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गौशाला राजस्थान और गुजरात के अंदर, जी मेजोरिटी। और उसको संभालने वाले भी जैन समाज के लोग, मेजोरिटी जैन समाज, वैष्णव समाज, ये समाज ही है। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ तरीका ढूंढा जाए? सर, अंतिम संस्कार के लिए दफन करना ही उचित है, क्योंकि एक 6x6 का गड्ढा करके उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अगर हम, और नमक और चूना डाल के अगर हम उसको दफनाते हैं और एक जगह अगर फिक्स करके रखते हैं तो वहां पे हम गायों को दफन कर सकते हैं। जलाना तो बहुत बड़ा मतलब नॉट पॉसिबल नहीं होता है। बट हमने हमारे यहाँ पे भी ऐसा एक एरिया मार्क किया हुआ है कि जो भी गाय दफन होती है उसको खुले में तो नहीं छोड़ना है। अगर खुले में फेंक के आए तो वो सड़ेगी, और सड़ने के बाद में उसमें से जो जीव जंतु निकलेंगे वो बहुत घातक होते हैं। बिल्कुल सही जी। तो इसके लिए एक एरिया आप मार्क कर सकते हैं, एक एरिया निश्चित कर सकते हैं कि भाई इसी एरिया में हम गायों को दफन करेंगे। अभी गड्ढा खोदने के लिए अगर पर्याप्त जेसीबी वगैरह है तो हम ले सकते हैं, या फिर मजदूर का एक गाय के लिए 6x6 का खड्डा काफी हो जाता है, और उसके अंदर अगर हम नमक और थोड़ा सा चूना डालते हैं तो उसका जो डिकम्पोजिशन है वो भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो वो जगह हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो कितने महीने में डीमेल्ट हो जाए? कितने महीने में हो जाती है वो करीबन 3 से 6 महीने में हो जाती है, पूरी खत्म हो जाएगी। हाँ जी, सिर्फ हड्डियां बचती है, उसी में हम दूसरा गाय ये कर सकते हैं। तो वैसे मुझे एक जमीन हमको एक्वायर करनी पड़ेगी। यस, एक छोटा सा जमीन अगर हम एक्वायर करके उसको ईयर मार्क करते हैं तो यहाँ वहाँ इधर उधर फेंकने से वो सबसे अच्छा तरीका है।
हाँ, तो म्हणजे वही मेरा बहुत क्या था, गाय तो देखो स्वर्गवास तो होने वाला ही है गौशाला हाँ में, हाँ हाँ हाँ। उसमें तो कोई शक नहीं है कि नहीं होती है। जी अच्छा, जी दूसरा क्या है कि मेरी गौशाला में 136 गाय है जी और मेरे पास 22 एकड़ लैंड है। जी 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 तो हम लोग गायों की सेवा ज्यादा करते हैं। हम मिल्क का प्रोडक्ट हमारे पास उतना नहीं है। जी, बराबर है। हाँ जितना मिल्क आता है ना, हम वहाँ के मजदूरों को देते हैं, उनको बच्चों को देते हैं। जी जी और दूसरा दो हमारे गाय जो जैन मंदिर में उनके पक्षाल के लिए वापरा जाता जी है। तो हम ज्यादातर तो गायों की सेवा करने में हमारा ज्यादा कार्य है। जी जी लेकिन अभी हम उसको थोड़ा 200 पे हम लेके जाना चाहते हैं। जी। तो हमको कहाँ से, हम हमारी जो गाय की नस्ल है ना हाँ वो कमजोर है, तो अभी वो नस्ल भी वैसी पैदा हो रही है हमारे पास। जी, बराबर है। हाँ तो अगर हम नई कोई 50 40 50 गाय, तो हम नस्ल सुधारने के लिए किस जगह से गाय को हम राजस्थान में ला सकते जी। अभी अभी आप जो प्रश्न कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा कमर्शियल टाइप में हो रहा है। मतलब अच्छी नस्ल की गाय हम लाए और दूध उत्पादन बढ़ाए। नहीं, दूध उत्पादन नहीं बढ़ा, हमें नस्ल जी, बढ़ानी है। गायों की नस्ल, अच्छी गायों की नस्ल आपको रखनी है। हाँ, तो आपको मैंने जैसे बताया, देशी गाय जो है वो गिर गाय है। गिर गई। गिर तो जूनागढ़ में बहुत ही अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी। साहिवाल जो है, अगर साहिवाल आप रखना चाहते हैं तो पंजाब में उपलब्ध है। नहीं सर, अगर लेकिन आप, मेरा प्रश्न ऐसा है कि हमारे राजस्थान में तापमान बहुत ऊंचा है। हाँ बराबर है। उस एटमोस्फेयर में भी गायों को ठीक है, अभी गर्मी हमारे वहाँ पे बहुत ज्यादा है जी जी हाँ और ठंडी भी वैसी गिरती है। तो हाँ। वो एटमोस्फेयर में वो गाय सेट हो जाती है। मेरे को कमर्शियल कोई काम नहीं करना, मेरे को गाय गिर का गिर गाय जो है वो तो गुजरात की ही है। और अच्छा। अगर उसको हम अच्छे से मैनेजमेंट करें, जैसे मैंने बताया कि अगर आप तबेले में रखते हैं हाँ, तो उस टाइम पे अगर गाय गर्मी के सीजन में अगर सीमेंट के कंक्रीट फ्लोर पे अगर वो रहेगी, तबेले में रहेगी, तो निश्चित उसको बहुत गर्मी लगेगी। बट अगर आप जैसे बता रहे हैं कि 22 एकड़ जमीन है, तो उसमें अगर आप लूज हाउसिंग करते हैं, खुला आवास रखते हैं, थोड़ा सा बाम्बू का फेंसिंग कर लेते हैं, और उसमें अगर आप 30-40 गायें भी रखते हैं, और गायों को 24 घंटा पानी, क्योंकि गर्मी में स्वच्छ मतलब साफ पानी। सुथरा पानी और ठंडा पानी उपलब्ध मिल जाता है। और गाय को अगर कोई झाड़ है उसकी छांव के नीचे आप खुले में छोड़ने की बंदोबस्त करते, जैसे मैंने मेरे मतलब पिक्चर्स बताए हैं। महाराष्ट्र के अंदर भी पहले लोग तबेले बनाते थे जिसमें हम 20-20 25-25 लाख रुपया खर्चा करते थे और फिर भी शिकायत करते थे। बट उसके बदले अगर बाम्बू का इस्तेमाल करके आजू बाजू में फेंसिंग करके उसमें गाय छोड़िए, अच्छा। तो गाय गाय उसमें आराम से रहेगी। उसको उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गाय अगर पहले 2-4 दिन थोड़ी मस्ती करेगी, बट उसको अगर एक पता चल गया ना कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ, मुझे 24 घंटा पानी मिल रहा है, मुझे 24 घंटा चारा मिल रहा है, और यहाँ पे मेरे साथ में कुछ मतलब मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो नाम बुलाने पे आपके पास में आ जाती है। बिल्कुल ऐसा सही। ऐसा है। तो सिर्फ गायों के थोड़े से जो शेड्स है वो आप अच्छी तरह से बना लीजिए, आपका सब मतलब मोस्टली 90% आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। नहीं, अभी जो मेरे शेड है ना वो ईंट के ऊपर गोबर से बने हुए हैं। हाँ हमारा कंक्रीट का बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कंक्रीट में स्लिप हो जाती है, गाय हाँ, गिर जाती है। यस बिल्कुल नहीं, यस। हमारा ईंट जी और ऊपर गोबर ही है। हाँ। और ईंट से और बना एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी गौशालाएं हैं, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की जो वेटनरी कॉलेज है, हाँ, वेटनरी कॉलेज, उसके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। अभी हम जैसे तो अभी मुंबई राजेश। मुंबई में जो एक मुंबई के अंदर जो गौशाला है उसको हम काफी बार विजिट्स करते हैं। मैं खुद, मुंबई गौरक्षक मंडली है जिसकी हाँ एक ब्रांच कांदिवली में है, आकुर्ली रोड पे, वहां पे हर हाँ, हर वीक में जाता हूँ। उसके बाद बिल्कुल दूसरी जो ब्रांच है वो उसकी बोईसर में है, तो वहां बिल्कुल। पे भी हम जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह अगर वेटनरी कॉलेज और गौशाला इसका समन्वय हो जाता है ना, तो बहुत सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो कॉलेज से लेके गौशाला तक पहुंच सकती है। अच्छा सर, एक चीज ऐसा था कि हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है कि कुछ समय के लिए हमारे गौशाला में आके रहे और हमको हम्म, मैनेज करके जावे, हम उसको सैलरी दे देंगे, तो ऐसा कोई मिल सकता है? कि हम राजस्थान में रहते हैं ना सर, अभी जी मैं जी बॉम्बे में हूँ, लेकिन मैं हाँ मैनेज कर रहा हूँ, मैं सब कैमरे लगा के मैनेज कर रहा हूँ जी, और जाते रहता सीसीटीवी हूँ, जाते कैमरा रहता से। हूँ। हाँ, मेरा 50 कैमरे लगे जी मैं आते जाते रहता हूँ। तो जी मेरे को जी ऐसा कोई बंदा मिले जो जैसे एकदम अच्छा क्यों हमारे वहाँ राजस्थान में कैसे तो मिलते नहीं, लोग नहीं मिलते। अभी जी हमारे वहाँ पे इतना पानी नहीं गिरा तो हरा चारे की बहुत समस्या है। जी तो अभी जी हमको क्या पंजाब और वहां से हमको गाड़ियां लेनी पड़ती जी। है, मूंगफली लेनी पड़ती है, ये सब चीजें लेनी पड़ती है जो ठंडी बराबर है, के खाद, ये हमारे वहाँ पे बराबर राजस्थान में बहुत दिक्कत है। बराबर है। तो ऐसा कोई हमको आदमी मिल सके कि हम उसको महीने भर वहां रखे, उससे ट्रेनिंग, दूसरे आदमी को ट्रेनिंग दिलाए, जी वो जरूर, काम मिलेगा ऐसा तो कोई। मैं जरूर आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। हाँ, यस सर।
धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और कुछ रहेगा तो आगे हम व्हाट्सएप ग्रुप पे आपसे बात आपकी जो मतलब आपका रिक्वायरमेंट है वो आप एक इसके ऊपर मेल कर बना के आपकी जो रिक्वायरमेंट है अगर मेल करेंगे ना, तो मैं अपने कॉलेज के वेबसाइट पे, अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे और हमारे यहाँ पे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उसमें सर्कुलेट कर सकता हूँ, तो आपको हो सकता है कि कोई कांटेक्ट करे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। Thank you, Ashok ji. We'll take next question from Jina Shah. Hello, thank you everyone for this talk. My Hindi is not very good, so apologies. I'll have to speak in English. I really appreciate everyone's care for the cows. And I have a question about what can be accomplished when there's so much commercial dairy going on. How many cows can be taken care of in the proper way? You know, if there's some government funds and some private funds, what is the limitation on, you know, the volume of cows that can be properly taken care of? That's one question. And the second question is that we know that there is climate change happening everywhere, and that there is some impact on climate from not only the animal, you know, waste, and you've talked about gobar, but besides that, there's the gases that the cows release that result in climate change. What can we do to reduce this impact? So can you answer either of those questions? Yes, yes, definitely. See, first question is that how many cows you can manage in the available resources. So if I take a example that if I have 1 acre of land, सिर्फ मेरे पास 1 एकड़ जगह है, तो मैं उसमें कितनी गाय रख सकता हूँ? यानी इफ आई एम इंटेंडिंग ओनली गौशाला या गौपालन, तो मैं उसमें 20 गाय भी रख सकता हूँ। और अगर मेरा इंटेंशन कुछ और है तो मैं उसमें 10 गाय कर रखूंगा। उसके बाद उसके अंदर हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, how much area is available for disposal of waste, how I am going to manage the waste which is going to be produced from the cow. So all commercial dairy farms, they are using this cow dung to convert them into the gobar gas, or they are using it to convert them into the manure. And definitely the waste material has to be disposed properly. You cannot do, because it comes under the biomedical waste. So you have to manage that properly. And what is the other question? Second one? Change. But even for the first one, I think what I was trying to understand is there's so many cows that support the dairy industry in the commercial sector in India. Yes. Of those, what proportion can even be saved in the gaushalas? It must be a very small percentage. I mean, if it's what percentage actually can be supported in the proper way? In these connections, I will say that we do not depend only on gaushalas. We are not completely depending on the gaushalas. It is also the responsibilities of commercial dairy farmings to take care of unproductive animals. We are suggesting that our management only should be such that the cow should not go unproductive. If the commercial dairy farms are not taking proper care of the animal, then only it goes to the unproductive phase. So that is why it is essential that they are also to be maintained in a proper management in such a way that they should not lose the animal's productivity. There, I have not discussed many areas over here which will keep the animal in productive phase, because the purview of this discussion was to manage the gaushalas, and the aspect of commercial dairy farming is absolutely different than the
aspect in which the animals are maintained at Gaushala. But the common things were discussed, that even if the commercial dairy farm has to be there, they have to make them viable in economical way. Even if the commercial dairy farmers, if they will also put more money in construction of shed, if they will put more money on other things which are not essential, then they are going to go in the loss, and then they will burden the Gaushalas. So the animal owner, animal stakeholders has to be trained properly in such a way that they keep the animal in minimum expenditure without creating any pain or suffering to the animals, and at the same time he should generate some profit also. So if this angle is applied, definitely in here in India also, the scenario of the cow production will change. Right now your question is very valid, that the cow number is very high and the milk production is also at top in India. But if we apply all these managemental issues, because the photographs which we have shown, we have personally visited there, we have taken a lot of trainings to make them understand that don't waste more money on construction of shade, don't waste more money on treatment aspect of the animal. Instead of them, you manage them in a simple way, that will not incur more expenditure. And then definitely if the in one term, for me, the cow giving 5 liters milk may be economical, and in another way, if cow giving 20 liters of milk may not be economical for some farmer. It definitely depends from person to person, from manager to manager, from dairy farm to dairy farm, from geographical position to position, the economics varies. If I calculate the cow rearing in Mumbai today, one cow will cost me around 200 to 300 rupees per day. But if I go to village, one cow may cost rearing around 100 rupees. So this is how the number has to be managed, and the management has to be improved for enhancing the cow production as well as to reduce the burden. And definitely the climate change has to be tackled in many ways. It is not only the animal which is creating the climate change, or it is not the dairy product, dairy animals which is creating the climate change. The abrupt tree cutting, जंगल काटने की वजह से भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है. तो जो गौशालाएं है, जहाँ पे जो जमीन हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वहां पे ट्री प्लांटेशन करिए. अभी एक सिटी फॉरेस्ट की जो कल्पना है, जो हमें केशव सृष्टि से मिली है, हम खुद हमारी कॉलेज में सिटी फॉरेस्ट बनाने वाले हैं. तो ये जो चीजें है ना, ये हमको इम्प्लीमेंट करनी है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज एनिमल की वजह से ही हो रहा है, वैसा नहीं है. क्लाइमेट चेंज बहुत सारी चीजों की वजह से हो रहा है. अगर हम वो सभी पे भी अगर कंट्रोल ला सकते हैं, तो डेफिनेटली क्लाइमेट अपना इंप्रूव हो सकता है. वी हैव टू रिड्यूस द बर्डन ऑन आवर मदर अर्थ in many other ways, not only the controlling the animal population. Yeah, I appreciate that there are lots of ways. But going back to the production, sure, there are some ways to minimize cost and maximize production, but we're talking about a reproductive cycle. So no matter what you do, at a certain point, a female cow will no longer be able to be pregnant, lactate, and give milk. So at a certain point in a female cow's life, she cannot be productive. And if the Gaushalas cannot take in all of those cows from the commercial dairies, what is supposed to happen to them? Yes. See, the productive life of the cow is around 8 to 12 years. Up to 12 years, if you manage the cow, she can be in productive cycle. Okay. And the total lifespan of a cow is around 15 to 20 years, max to max. So in this life cycle, if you want to manage the cow in a productive way, we have to have a calf per year program. I have not discussed this, especially in this issue,
because it does not permit me to discuss at a length on reproductive management of a cow. There are a lot of ways in which we can do, because I am totally, I have done my PhD in animal reproduction only. If you are talking about the commercial dairy farming, then they also have the responsibility of maintaining the cow in India after their productive life is over. They cannot abandon the cow. But in that way, they have to generate the resources when their productive life is there. When the animal is in productive life, you reduce the expenditure which is there, and you have to keep some fund aside from your income that these many animals are going to be unproductive after some time. So for that, you have to implement, in case of cow a year program. If you want to learn, or if you wish that I should explain you how we can get calf a year program, then definitely I will have to take one more session only on this. What is calf a year program? How we can implement it? How we can manage this throughout the life of the animal? What are the other things which are required to have a calf a year program? Because for productive life of the animal, the cow has to cow within 13 months. There has to be inter-calving period, we call that. That has to be 12 to 13 months in case of cow. Inter-calving period of buffalo is around 13 to 15 months. We can achieve this also, not 100%, but there are certain things which will give you an inter-calving period of 12 months to 13 months, which will reduce your infertility problems. Cows and buffalo are facing lot of infertility problems in field condition because of lack of knowledge that after parturition, after calving, the cow has to come into the estrus within 45 to 60 days. So if you need at a stretch discussion only on reproductive management, we can conduct, or you can contact me. I will give you a total brief, total detailed discussion on economical way of managing commercial dairy farms. आपका आवाज नहीं आ रहा है संगीता जी. Thank you, Nilesh Bhai. Dr. Gina, she heads the Ahimsak Vegan Committee at Jaina, USA. Yes. And yes, I know, I mean, her questions are from a different perspective. Yes. The animals that are unproductive, how are those managed? Because what I had also, मैंने भी कहीं पढ़ा था कि गौशालाएं सिर्फ 3 से 4% जो सरप्लस एनिमल है उनको ऑब्जॉर्ब कर पा रही है. दो द नंबर ऑफ गौशालास आर इंक्रीजिंग, बट वो जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ गौशालास भी 3 से 4% सरप्लस एनिमल्स को अकोमोडेट कर पा रही है. तो बाकी का क्या? सो एनीवेज, आई नो इट इज अ ह्यूज डिबेट, एंड इस विषय पे हमें बहुत सारी चर्चा करनी है. और आज तो हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है. We will just take a question from Shailesh Bhai. He's been there for a long time. Last question, and then we will go towards concluding the session. Jai Jitendra, everyone. Jai Jitendra. Shailesh Patel from Kenya. मेरा कमर्शियल क्वेश्चन है कि गाय को जब लैक्टेशन लेवल में, जब उसका दूध उत्पादन बढ़ाना है, तो उसको एनिमल फीड जो है वो लैक्टेशन लेवल में कितना देना पड़ता है पर टाइम? जी, कमर्शियल एंगल से अगर हम विचार करते हैं तो जो गाय है उसको मैंने जैसे बताया, चारा जो है वो उसका जो खुराक है जिसको हम कॉन्संट्रेट मिक्सचर बोलते हैं, जो कमर्शियली भी मार्केट में अवेलेबल है. बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि गोदरेज है या अमूल है या सुमूल है. बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपना चारा बाजार में बेचती है, वो हम दे सकते हैं. और हर एक गाय को अपने लैक्टेशन के हिसाब से कि वो गाय
अभी ताजा जनी हुई है, ये गाय प्रेग्नेंट है, ये गाय एडवांस प्रेग्नेंट है, ये गाय ड्राई है, इसके हिसाब से उसको ये जो कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर है वो देना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मेंटेन करने के लिए, गाय को अपना शरीर मेंटेन करने के लिए 2 किलो पशु खुराक देनी चाहिए। मैं खुराक बोल रहा हूँ जिसको कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर बोलते हैं। मैं इसमें चारा, हरा चारा या सूखा चारा नहीं मिला रहा। तो वही बोल रहा, वही हाँ, 2 किलो जो है वो उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए। और अगर गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो 5 किलो उसको एडिशनल कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर मिलना चाहिए। अभी कोई कंपनी कहती है कि पर लीटर 400 ग्राम भी दिया तो चलता है, कोई कहती है कि 500 ग्राम दो। तो 400 से 500 ग्राम प्रति लीटर गाय को ये खुराक मिलनी चाहिए। यानी अगर 10 लीटर की गाय है तो 2 किलो उसको उसके मेंटेनेंस के लिए और 5 किलो उसको उसके प्रोडक्शन के लिए, यानी 7 किलो पशु खुराक मिलनी चाहिए। अभी ये 7 किलो जो पशु खुराक है वो हम एक साथ नहीं दे सकते, इसको 2 भागों में डिवाइड करके देना है। सुबह 3.5 किलो और शाम को 3.5 किलो। इस हिसाब से अगर हम देते हैं तो उसके साथ जो हरी घास है वो 15 से 20 किलो और जो सूखी घास है वो 5 से 7 किलो देनी चाहिए। और उसके साथ में पानी कम से कम उसको 60 से 70 लीटर पानी एक गाय को पीने के लिए उपलब्ध होना चाहिए, और वो भी 24 घंटे के दरमियान जब गाय को प्यास लगे। अगर हम गाय खीले पे बांध के रखते हैं और उस गाय को सिर्फ दिन में 2 बार या 3 बार अगर पानी की टंकी पे छोड़ते हैं तो एक समय में गाय 5 से 60 लीटर ही पानी पी सकती है। हमने देखा है तबेले के अंदर गाय के बकेट भर के रखो तो 5 लीटर की 1 बकेट या 2 बकेट या 3 बकेट मैक्सिमम एक टाइम में पी सकती है। तो 2 बार में वो 35 लीटर पानी पी सकती है मैक्सिमम, मगर उसकी रिक्वायरमेंट है 60 लीटर की, तो आधा तो पानी ही नहीं मिल रहा है उसको। तो उसका दूध उत्पादन कैसे होगा? अगर पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो ही उसका दूध उत्पादन अच्छा होगा। आप कितने भी अच्छी खुराक खिलाएंगे उसको, मगर पानी नहीं दे पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में और उसकी इच्छा के अनुसार, मुझे प्यास लगती है तो मैं बोतल बाजू में लेके बैठा हूँ, जब भी मन चाहे तब पी सकता हूँ। गाय को खीले पे बांध के रखा है हमने, हमारी इच्छा के अनुसार उसको गाय को हम पैडॉक में छोड़ेंगे, जो खुला जहाँ पे पानी की टंकी है वहां पे छोड़ते हैं, और हमारी इच्छा के अनुसार आधा घंटा 20 मिनट, अगर वो मजदूर है और उसको घर जाना है तो वो 10 मिनट गाय को पैडॉक में छोड़ेगा और फिर वापस लेके आएगा और खीले पे बांध के अपने घर जाएगा। तो वो कम समय में पानी कितना पी सकेगी। इसीलिए मैंने जो व्यवस्था बताई है कि इसके अंदर 24 घंटे गाय खुली होनी चाहिए। गाय को जब मन में आए तब वो जाके पानी पिए, और हरा चारा अगर उसके पास में उपलब्ध है तो हर पूरा समय जितने टाइम तक उसको मतलब अवेलेबल होना चाहिए पूरे 24 घंटे। और जो पशु खुराक है वो आप इस तरह से दीजिए कि वो जब उसको कमर्शियली आप मतलब दूध उत्पादन के लिए लेके आ रहे हैं तभी उसके पहले या बाद में जो भी आपका मैनेजमेंट है उस टाइम खिला दीजिए। वो उसके घास के साथ मिक्स करके खिलाना है ना जी? वो एक्चुअली टीएमआर भी है, टोटल टीएमआर। हाँ, टीएमआर के हिसाब से भी दे सकते हैं। केन्या में फीड मैन्युफैक्चरिंग में ही हम लोग बिटको में हम फीड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा था। मैं बिटको केन्या से और हमारा फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। तो वो दूसरा और जर्सी गाय, इधर जर्सी और दूसरी जो हाइब्रिड गाय है बहुत है, और उनका दूध उत्पादन 40 लीटर और मैक्सिमम 40 लीटर से 20 लीटर 15 लीटर जितना है। तो इसलिए मेरा ये सवाल था कि इधर भी जाऊं तो मैं उनको कैसे समझा सकता हूँ। और अपना दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि इधर सब फार्म है वो बंद है, तो गायों को छोड़ते नहीं, तो जो छोड़ेंगे तो उनका दूध उत्पादन डेफिनेटली बढ़ेगा। तो थोड़ा और लाइट जी, कम से कम आप पकड़ के चलिए कि अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट में आप चेंज करते हैं तो गायों का दूध उत्पादन और कम से कम 10% तो एक हफ्ते के अंदर अंदर या 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको बढ़ोतरी दिखेगी, और उसका स्वास्थ्य सुधरेगा। उसके ऊपर जो खर्चा है वो
ट्रीटमेंट एस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। और हमें वो ग्रुप से जुड़ा हूँ तो कुछ और क्वेश्चन है तो मैं जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू संगीता जी। Thank you. Okay, so with this, there is maybe one more person has raised the hand. I will just let him ask the question. Last question. Can you please ask Koluru? Hello. Okay, I think he may not be there. So with this, I'm here. Sorry. Okay. Yeah. I'm here, ma'am. Yeah. Go ahead. I'm also from Kenya. I'm colleague of Sailesh Patel. Achha. I have a small question to doctor. If cows have diarrhea, what could be the problem? Yes, sir. Actually, see, diarrhea is actually, there are many reasons of diarrhea. Maybe a bacterial infection, maybe a viral infection. You have to evaluate, you have to completely find out the cause of diarrhea, first of all. Whether the cow is suffering from any disease which is causing the diarrhea. And second is diet of the animal. If you are feeding lot of high concentrate diet to the animal, then definitely the cow will have diarrhea. If you are feeding lot of greens at a time, then also the cow may have diarrhea. And depending on the cause of diarrhea, you may have to change the diet. You may have to give some treatment to the animal. And another cause may be the heavy worm load. So if the cow is suffering from chronic diarrhea, then better to get the stool tested. And at least you go for his blood parameter evaluation in the nearby laboratory. So if you get some positive reports about the worm load or any other diseases, then accordingly we need to treat them. And orally the diarrhea can be treated. Medically also the doctors are there. They can treat the diarrhea by giving some antibiotics, anti-diarrheal medicines. Lot of medicines are available. Then you can we can suggest some change in diet also. So definitely in such disease conditions, you will have to take the expert opinion of a veterinarian which is in nearby vicinity of yours. Whether feed quality would affect yes, definitely. Yes. If the feed is having some problem, some ingredients what kind of problem? Aflatoxicosis is also there, which can cause diarrhea, or high fiber content or acidosis, which can cause diarrhea. अगर हम बार-बार उसके feed के अंदर change कर रहे हैं, तो भी diarrhea हो सकता है. Okay. Thank you, doctor, for the clarification. Thank you. Thank you, sir. So with this, I will just conclude this session. नीलेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार. आपने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एक काफी सरल भाषा में समझाया. आई थिंक हम में से काफी लोग, और एटलीस्ट मैंने तो इस सब्जेक्ट के बारे में पहले कभी सुना नहीं था. सो आई वाज स्केप्टिकल कि हमें समझ में आएगा कि नहीं आएगा. बट आपने जैसे सरल भाषा में समझाया, हमें आज बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली. गाय का आवाज कैसा हो, हमें कैसे पता चले कि गाय स्ट्रेस में है कि नहीं है. बहुत सारे जो सिंपल टिप्स जो आपने बताए. पानी की कितनी जरूरत है और उनको पानी कैसे देना चाहिए, हमेशा पानी की अवेलेबिलिटी, खान पान के बारे में, और बहुत सारे टिप्स जो आपने दिए कि साइलेज कैसे बनाया जाए. आई थिंक बहुत ही यूजफुल रहेगा टुवर्ड्स एनिमल वेलफेयर यदि लोग इनके बारे में जान पाए और यदि इम्प्लीमेंट कर पाए. So I'm sure it will be a step forward in terms of improving the welfare of the animal. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए. एक छोटी सी सवाल है डॉक्टर से. Doctor, do you have a training manual for dairy farms? Yes. I have. I'll forward it. Yeah. Okay. Yeah. How do you forward me, WhatsApp or by email? Yeah, I'll try to find out the soft copy of it, because we were having one project. In that we have made one book on dairy farm management. It may be in Marathi, but I'll try to get the English version of it if it is possible.
और अदरवाइज आई हैव अ हार्ड कॉपी दैट आई विल फॉरवर्ड इट। और गौशाला के मैनेजमेंट के बारे में भी अगर किसी को जानकारी चाहिए तो भी हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर गौशाला के ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में और उसका मराठी में भी शायद बुक्स, उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो रिव्यू है, कमिटी का रिव्यू है, वो उपलब्ध है। अच्छा, आपका फोन नंबर शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ जी, शायद संगीता जी ने बताया है चैट में। Yes. Can you share the phone number, madam? Yeah, the phone number is there in the chat. If you scroll up, you will be able to see. Okay. Okay, I'll see. तो संगीता जी, Thank you very much. मेरा सेकंड क्वेश्चन ही था कि अफ्लाटॉक्सिन लेवल सर मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो उसमें 10 ppb से कम टोटल अफ्लाटॉक्सिन है तो वो डायरिया वजह हो सकती है गाय की? जी, आपको लेबोरेटरी से चेक करना पड़ेगा। डिपेंड्स फ्रॉम फेज टू फेज उसका कितना लेवल होना चाहिए। वो उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फॉडर अलग अलग फॉडर रिलेटेड उसका लेवल होता है, बट वो सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। अगर आप उसका कंट्रोल करेंगे तो बेटर है। 10 से कम है टोटल पीपीबी ऑफ द अफ्लाटॉक्सिन, 10 से, हाँ, तो वो असर कर सकता है कि डिपेंड काव का बाकी का खान पान कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वो थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में सब्जेक्ट है, तो न्यूट्रिशन के कोई एक्सपर्ट हो गए उससे डिस्कस करके आपसे मैं सलाह मशवरा कर सकता हूँ उसके ऊपर। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yeah, I think it's time for us to conclude. A lot of people have been patiently waiting. So thank you everyone for joining the session. यदि आप ज्वाइन करते हो तो हम सेशन भी रखते हैं, नहीं तो सेशन का भी कोई मतलब नहीं है। So thank you for encouraging us. And Nilesh Bhai, again, thank you so much for such an informative session. We will meet you all again next month with another topic. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.